ब्रोगली समीकरण पढ़ रहे थे से ना, तो कंटिन्यूटी ब्रोगली समीकरण से हमने क्या पढ़ लिया था, ब्रोगली समीकरण वो पढ़ ली थी, ठीक। और उसके अलावा उसका निगमन भी पढ़ लिया था सापेक्षता सिद्धांत, ठीक है ना। सापेक्षता सिद्धांत की उदाहरण जिस तरह से उससे उसका निगमन भी आज हम पढ़ने वाले हैं उसकी लिमिटेशन या कह लो स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस क्या होते हैं, ब्रोगली समीकरण के आज हम वो, ठीक। तो पहला ठीक, पहला स्पेशल केस क्या होता है कि मान लेते हैं कोई पिंड है जो n द्रव्यमान का है और दूसरी गति है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान n है और वो v से गति कर रहा है, ठीक। किसी पिंड का द्रव्यमान n है और वो v से गति कर रहा है, तो उसका संवेग कितना होगा, उसका संवेग होता है mv, ठीक। संवेग होता है ना, तो उसका संवेग होता है mv, ठीक है ना। एल भी बढ़ाता है इसका संवेग mv होता है, ठीक। और जो उसकी लैम्डा होती है, अगर mv हम उसको मानते हैं तो जो डी ब्रोगली समीकरण होती है इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv हो जाएगा। डी ब्रोगली समीकरण जो होती है वो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन v होती है, ठीक है। जगह पर हम भी रख देंगे तो p अपॉन mv हो जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर जो n द्रव्यमान और v एक अनापेक्षिक वेग, अनापेक्षिक क्या होता है, आपेक्षिक और अनापेक्षिक दो वेग, ठीक है ना। आपेक्षिक वेग क्या होता है, आपेक्षिक वेग में जो v होता है उसको हम c मतलब प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल के समथिंग इसको अडॉप्ट, ठीक है। तो अगर v अनापेक्षिक है तब तो ये समीकरण बनता है, लेकिन अगर v जो है आपेक्षिक है, v अगर आपेक्षिक है तो v को c के बराबर होती है, और यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन बनती है mg, क्या होता है, mg होता है विराम द्रव्यमान, ठीक। विराम द्रव्यमान में क्या होता है, विराम द्रव्यमान का क्या मतलब m होता है मोलिका, m बराबर कैसे होता है, m बराबर लगता है m0 क्या है, m0 यहाँ पर विराम द्रव्यमान, ठीक। तो m0 √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर ये अपेक्षिक होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर m0 क्या है, m0 पिंड का विराम द्रव्यमान होता है, जो निकलता है दूसरा इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन से मतलब क्या होता है, इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपेक्षिक है ना, आपेक्षिक में क्या होता है, आपेक्षिक में उसका जो द्रव्यमान होता है उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत ही कम मापी जाती है, ठीक है ना। जब उसकी बहुत ही कम मापी जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य होती है बहुत ही छोटी, ठीक। जब द्रव्यमान अधिक होगा तो उससे जो तरंगदैर्घ्य निकलेगी वो छोटी निकलेगी, और ऐसे टाइम पर जब द्रव्यमान अधिक है, m का मान जो है वो अधिक है, जब m का मान अधिक होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा, तो ये तरंगदैर्घ्य निकलेगी, वो कैसे निकलेगी, कम निकलेगी, ठीक। तो द्रव्यमान अधिक होगा तो तरंगदैर्घ्य कम निकलेगी, और जब तरंगदैर्घ्य कम निकलेगी तो जो कण होगा वो व्यतिकरण या प्रवर्तन, तो जो कण होगा वो व्यतिकरण प्रवर्तन तो नहीं करता, तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है तो जो कण होता है वो व्यतिकरण तो नहीं करता है, ना तो व्यतिकरण को करता है ना ही विवर्तन सो करता है। इसी का उल्टा ऐसा होता है, अगर मान लो m का मान, द्रव्यमान का मान बहुत कम है, द्रव्यमान का मान बहुत कम है, तो तरंगदैर्घ्य क्यों, तो तरंगदैर्घ्य अधिक है,
तो तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, ठीक है ना। तो तरंग दैर्घ्य होगी उसकी वो अधिक होगी, तो जब अधिक होगी तो जो कण होगा वो व्यतिकरण और विवर्तन दोनों चीजों को शो करेगा, ठीक है ना, दोनों चीजों को शो करेगा। और एक इसमें बात और होती है कि तरंग दैर्घ्य जिसमें लैम्डा का मान होता है वो h m और v m माने द्रव्यमान v माने वेग पर निर्भर करता है। तो जो m वो लैम्डा का मान होता है कभी आवेश पर निर्भर नहीं करता है, मतलब उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो अनावेशित हो या आवेशित हो, उससे मतलब नहीं, केवल द्रव्यमान वेग और h तो कांस्टेंट होगा क्योंकि h को हम प्लांट नियतांक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये उसकी फर्स्ट लिमिटेशन है। अभी और आगे लिमिटेशन बताएंगे फिर आगे बढ़े। ओके, तो इसकी सेकंड लिमिटेशन क्या होगी? ये फर्स्ट लिमिटेशन की सेकंड लिमिटेशन क्या होगी? बैठते समय वीडियो को पॉज कर देते हैं ताकि जो बैठने का समय हो वो पढ़ाने के समय में डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो उस वजह से फिर दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो सेकंड लिमिटेशन सेकंड लिमिटेशन ये थी कि मान लेते हैं उसकी गतिज ऊर्जा के, ठीक है, गतिज ऊर्जा, ठीक, गतिज ऊर्जा जो बराबर कितना होता है 1/2 mv स्क्वायर, ये होता है कितना। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम v का मान निकालेंगे। v का मान कैसे निकलेगा, v को इस तरफ रखेंगे 2k m को इस तरफ m v स्क्वायर, ये हो गया v का, यही होगा। चलो अब v का मान चला, अब हमने कर दिए सीधे हमारे पास सम्मिलित v बराबर कितना होता है m v, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम v का मान रख देते हैं जो हमने इक्वेशन 1 से निकाला। तो हमारा v बराबर आ जाएगा m इंटू अंडर रूट 2k अपॉन, ठीक है, ये और इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे। m यहाँ है, अगर हम इस टाइम को अंदर ले जाएंगे तो इस टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। तो ये p बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2k m स्क्वायर अपॉन m, ये m तो नीचे है, ये m है, m को हम अंदर ले जाएंगे रूट के अंदर तो उसका स्क्वायर कर देंगे, या फिर यहाँ से हम लोग जो m स्क्वायर अंदर है तो हम उसको बाहर लेके आ सकते हैं, हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो p बराबर कितना बचेगा, p बराबर बचेगा अंडर रूट 2m, ठीक है, k फॉर काइनेटिक एनर्जी, m फॉर मास और p फॉर समय। अब हम इस p का मान कहाँ रखेंगे, इस p का मान रखेंगे हम द्विध्रुवीय तरंग दैर्घ्य समीकरण, ठीक। तो तरंग दैर्घ्य समीकरण क्या होता है, y h अपॉन p, p बराबर कितना है, p बराबर निकाला है काइनेटिक एनर्जी से, ये लैम्डा h अपॉन अंडर रूट 2m, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी के रूप में h का लिख लो, ठीक है, टाइप कर लो। ओके, तो थर्ड लिमिटेशन देखते हैं। थर्ड लिमिटेशन पर क्या देखते हैं, जैसे अभी हमने v अपेक्षित माना था अनापेक्षित माना था, तो हमारी इक्वेशन आई थी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, जब हमने कहा क्या माना था अनापेक्षित, अब हम मानते हैं अपेक्षित। जब हम v को अपेक्षित मानते हैं, ठीक है ना, जब v को अपेक्षित मानते हैं तो एक इक्वेशन बनती है e स्क्वायर माइनस t स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू n0 स्क्वायर c टू द पावर 4। यहाँ n0 क्या है, n0 हमारा विराम द्रव्यमान, ठीक है, विराम द्रव्यमान। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम p का मान निकालते हैं। p का मान कैसे निकलेगा, इसको तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ आएंगे, e स्क्वायर माइनस n0 स्क्वायर c टू द पावर 4 इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर, यही आएगा। अगर हम p स्क्वायर माने तो हम c स्क्वायर को यहाँ रख देंगे, तो आ जाएगा e स्क्वायर माइनस n0 स्क्वायर c4 अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, क्लियर है।
स्क्वायर। ई बराबर होता है हमारा, ई बराबर सापेक्षता सिद्धांत बराबर ई बराबर एम सी स्क्वायर पढ़ा होगा ना। तो यहाँ पर ई का मान रख देते हैं, ई का मान रखते हैं एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम जीरो स्क्वायर इंटू द पावर 4 अपॉन सी, ठीक, इक्वल टू पी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सी स्क्वायर है, यहाँ पर सी 4 है, यहाँ पर सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर को कॉमन ले लें, सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा एम स्क्वायर माइनस एम जीरो सी स्क्वायर, क्लियर है, अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पी स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए पी स्क्वायर बराबर आ गया। अब ई बराबर निकालना है तो ई बराबर निकालेंगे, स्क्वायर है इसको अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एम जीरो इंटू सी स्क्वायर, क्लियर है, एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये की बराबर क्या है, अब अगर हम इसे लैम्डा निकालेंगे तो कितना मिलेगा, लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन पी, पी का मान कितना है अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब इसका चाहे तो इसमें अभी और लिमिटेशन हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, कैसे लगा सकते हैं, देखिए, ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं मैथमेटिक्स के ग्रुप, ठीक, अगर हम के ग्रुप को देखते हैं तो क्या बराबर होता है ई माइनस एम जीरो सी, ठीक, के का मान जो होता है गतिज ऊर्जा के रूप में ई माइनस एम जीरो सी स्क्वायर, ठीक है ना, ई माइनस एम जीरो सी स्क्वायर, ई माइनस एम जीरो सी स्क्वायर। अगर आप इसको और विस्तृत रूप में करें तो हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई का मान आएगा एम सी स्क्वायर माइनस एम जीरो सी स्क्वायर, क्लियर होगा। अगर आप यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारा आंसर है एम माइनस एम, ठीक है, ये बात। अब अगर हमको ये मान इसमें रखना है तो कैसे रखेंगे, बता सकते हो कैसे रखा जाएगा, देखो कैसे रखा जाएगा। हम क्या करते हैं, हमें ये बनाना है, हम इसके लिए इस इक्वेशन को लेंगे, इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट, लग गया, क्लियर है। हमें लेना है सी स्क्वायर एम माइनस एम, ठीक है ना, एम माइनस एम, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ एम जीरो स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ एम जीरो को कॉमन लेते हैं, ठीक है, सी स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर सी एम स्क्वायर अपॉन माइनस एम जीरो आ जाएगा, इससे नहीं आएगा, ठीक, क्लियर है। हम यहाँ पर 1 अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी 4, क्लियर है ना। हाँ, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला क्या है, प्लस और माइनस में, ठीक है, एक मिनट चलिए लोग आराम से बैठते हैं।
लॉग में रखते हैं इसको, यहाँ अपॉन में सी स्क्वायर आएगा, अपॉन में सी स्क्वायर आएगा, इसको बाहर ले लेते तो 1 अपॉन सी आ जाएगा, 1 अपॉन सी, तो सी को ऊपर पहुंचा देंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा एक्स सी अपॉन अंडर रूट एम सी स्क्वायर माइनस एम जीरो सी स्क्वायर का होल। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, सेम वही तो लिखा है, लिख सकता है ना। इसको लैम्डा बराबर एक्स सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला को पढ़ेंगे हम, तो कैसे बोलेगा, एक एम सी स्क्वायर एम सी माइनस एम जीरो सी स्क्वायर, एक ही बोलेगा, और दूसरा बोलेगा एम सी प्लस एम जीरो सी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब देखो उसमें आ रहा है कुछ, देखो कुछ आ रहा है क्या, याद है ना शायद, हाँ देखिए इसमें क्या मिस्टेक हो रही है। अच्छा, यहाँ से मिस्टेक हो रही है, तो पिछले स्टेप से हमने बताया था ना, उसमें ई स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होता है, ठीक है ना, तो ई स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर करेंगे ना, तो यहाँ पर एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एम टू द पावर 4, ठीक है, एक मिस्टेक ठीक ध्यान देगा, एम टू द पावर यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से टू द पावर 4 है ना, एम सी बाहर आ जाएगा, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम क्या, ए कोष्टक में एम सी स्क्वायर को अगर के के ऊपर लिखेंगे तो ये प्लस ही रहेगा, ए प्लस एम जीरो सी स्क्वायर प्लस ये वाला एम जीरो सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर में आ जाएगा एक्स सी अपॉन अंडर रूट के प्लस 2 एम जीरो सी, ठीक है, ये लैम्डा की पोजीशन बनती है जब हमारी गतिज ऊर्जा क्या हो, क्लियर है। अब के गतिज ऊर्जा है, इसमें दो पोजीशन क्या बनती है, यदि जो के ठीक वो बड़ा है, ऐसे 2 एम जीरो सी से, के जो है वो काफी बड़ा है, 20 एम सी जीरो, अगर के काफी बड़ा है तो के बराबर के प्लस 2 एम सी जीरो में 2 एम सी जीरो का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, है ना। अगर के जो है वो 2 एम सी स्क्वायर से काफी बड़ा होगा तो इसको जोड़ना जरूरी है क्या, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि के प्लस 2 एम जीरो सी स्क्वायर बराबर के लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान तो बहुत कम है, ग्रेटर देन लगाए तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा कि के स्क्वायर बड़ा, तो ये लैम्डा की पोजीशन बन जाएगी लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन के, ठीक है, एक पोजीशन बन जाएगी, क्लियर है। अगर मान लो के का मान लेस देन है 2 एम सी स्क्वायर से, एम सी स्क्वायर से, अगर लेस देन का मतलब बहुत कम है के का, तो ये वाला नहीं रहेगा, तो हमारी लैम्डा की पोजीशन बनेगी, वो बनेगी एच सी अपॉन 2 एम जीरो सी स्क्वायर
दोनों उठा सकते हो, पीछे करेक्शन कर लेना, उसमें डेरिवेशन में तो सही आ जाएगा लिमिटेशन। ठीक है, ठीक है। अगर इसकी फोर्थ लिमिटेशन चाहोगी, इसकी फोर्थ लिमिटेशन होगी, अगर मान लो कण को आवेशित किया जाए, ऐसा किया जाए, आवेशित किया जाए, क्यों आवेशित किया जाए, तो बी वोल्ट विभवांतर प्राप्त, क्या हो, बी वोल्ट विभवांतर प्राप्त हो या बी वोल्ट पे त्वरित किया जाए, जब के तो तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, जैसे हम किसी उस कण को क्यू आवेश में आवेशित करें, ठीक, तो उसका आवेश क्यों हो जाएगा और उसका विभवांतर या त्वरण जो होगा वो कितना होगा, बी होगा। ठीक है, जब उसका त्वरण विभवांतर होगा तो के बराबर कितना आएगा, के बराबर आ जाएगा क्यू बी आवेश गुणन उसका त्वरण गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक, अब जब हम इसको अपने समीकरण में रखते हैं तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2, जो सेकंड लिमिटेशन अंडर रूट h अपॉन 2m, ठीक, ये तो थे ना 2m के, तो k का मान कितना आएगा, q v, लैम्डा का मान आ जाएगा h इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2m q v। ठीक है ना, ये एक इक्वेशन है, ये चौथी, ठीक है ना। अब इसके बाद पांचवी, ठीक है ना। अब चलो ये हमने आवेशित कर दिया, अब नेक्स्ट कंडीशन बनती है पांचवी, ठीक है। पांचवी, अगर मान लो नेक्स्ट कंडीशन बनती है कि कोई कण है द्रव कण, वो हमारा न्यूट्रॉन है, ठीक, और न्यूट्रॉन है और टी परमताप पर, इस पर टी परमताप पर वो साम्यावस्था है, कैसा है, साम्यावस्था, ठीक, न्यूट्रॉन है टी परमताप पर साम्यावस्था, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी k इक्वल टू 3/2 kT स्क्वायर। ओके, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी 3/2 kT स्क्वायर, जो उसकी k गतिज ऊर्जा होगी कितनी होगी, 3/2 k, ये के बड़ा है तो इसके छोटा मान लो kT, कन्फर्म है, जहां के क्या है, के बोल्ट्जमैन नियतांक, कौन है, बोल्ट्जमैन नियतांक, ठीक। तो इसमें हमने जो आप लोगों को नियम बताए थे, स्टीफन का लॉ था और बीज का लॉ था, उसमें बोल्ट्जमैन का नियतांक था, जिसका मान कितना था, पढ़ा होगा, जिसका मान था 1.38 into 10⁻⁻23, ये था ना, जूल 50 केल्विन, क्लियर है। अब इसके को मान करते हैं तो क्या आता है, तो हमारा लैम्डा बराबर आता है 3/2 के का मान h अपॉन अंडर रूट 2 into m into k का मान 3/2 k स्मॉल k into t परमाणु, तो दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो मान निकलेगा वो निकलेगा लैम्डा h अपॉन 3 अंडर रूट 3 m k, ये लैम्डा का एक और मान है, ठीक है। ये उसकी पांचवी लिमिटेशन होती है। एक लिमिटेशन और बची है इलेक्ट्रॉन के लिए, ओके, एक लास्ट लिमिटेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब मान लो जो कण है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्यू आवेश पर आवेशित किया गया, ठीक है। क्यू आवेश पर आवेशित करने के बाद में उसका मान लेते हैं द्रव्यमान m, m द्रव्यमान का कोई कण है जिसको b गुणवत्ता पर त्वरित किया, ठीक है ना, जिसको हमने b गुणवत्ता पर त्वरित, ठीक। जब हम b गुणवत्ता पर त्वरित करेंगे तो उसका जो
फॉर्मूला बनेगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 q रूट 2 m q v, ये तो बनेगा। यहाँ आवेश क्यों मान लो चाहे इलेक्ट्रॉन है तो ई मान, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश होता है, ठीक, इसका हमारे पास मान भी है ना, कंफर्म है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होगा हमारे पास, h का मान भी है, प्लैंक ने बताया, द्रव्यमान का मान भी है और e का मान है ना, सबके मान हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, सबके मान रखते हैं, ठीक। h का मान, h प्लैंक ने बताया कितना होगा 6.6 into 10 to power -94, 94 का 31 होता है, हाँ क्लियर है ना, 34 ही होता है, ओके। इसके बाद नीचे क्या आएगा, अंडर रूट 2 इंटू एम का मान कितना होता है, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31, इतने होता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, क्लियर। और ये बोल्ट, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, काफी लंबी प्रोसेस है ना, ठीक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। हम अपनी तरफ से डायरेक्ट लिख देते हैं कि h बराबर आता है अंडर रूट 150 अपॉन v, तो है ना, इंटू 10 टू पावर -10, ठीक, काय में आएगा लैम्डा होगा ना, लैम्डा काय में आता है मीटर में, क्लियर है, ओके। सॉल्व कर लेना, उतना आएगा, ठीक है ना, तो मीटर में आएगा। अब अगर हम मीटर से एंगस्ट्रॉम में तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन v एंगस्ट्रॉम, ठीक। इससे लैम्डा की अलग परिभाषा बनती है कि यदि इलेक्ट्रॉन को 150 वोल्ट पर आवेशित या 150 विभवांतर पर आवेशित किया जाता है, त्वरित किया जाता है, तो उसका तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम आएगी। 150 पर करेंगे तो 150 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1, तो उसका जो एंगस्ट्रॉम वो आएगा वो 1 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है ना। हम लिख भी सकते हैं, चाहे तो इसको एक नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि यदि 150 विभवांतर पर त्वरित किया जाए, इसको पढ़ दूं, 150 विभवांतर पर त्वरित किया जाए कर दो, तो उसका जो तरंगदैर्घ्य आएगी, तरंगदैर्घ्य लैम्डा होगी, वो कितनी होगी 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्योंकि 150 आएगा और लैम्डा होगी 1 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे इसमें बोर का समीकरण, बोर का सिद्धांत।